पहली बात तो ये है कि फास्फोरस भी एक मैक्रो एलिमेंट है, यानी इसकी रिक्वायरमेंट भी 100 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा है। अच्छा, फास्फोरस आप देखेंगे कुछ जगहों पे कैल्शियम से सिमिलर है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कैल्शियम के बारे में पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर 1 to 1.5 kg कैल्शियम होता है, ठीक है, जिसमें से 99% बोन्स में होता है। तो फास्फोरस के बारे में हम कहते हैं कि 1 kg फास्फोरस हमारी बॉडी में होता है अप्रोक्सीमेटली, और इसमें से ऑलमोस्ट 80% फास्फोरस जो है वो बोन्स और टीथ में पाया जाता है अलॉन्ग विद द कैल्शियम। ठीक होगी बात। अच्छा, फिर स्टार्ट करते हैं हम फास्फोरस के फंक्शंस को। अच्छा, पहला फंक्शन तो यही आ जाएगा इसमें कि फास्फोरस जो है वो बोन्स और टीथ में पाया जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरा फंक्शन, अब देखिएगा फास्फोरस ना बहुत से कंपाउंड्स में पाया जाता है जिसकी वजह से उसके मुख्तलिफ फंक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पे एटीपी वगैरह में पाया जाता है, तो एनर्जी स्टोर करने के लिए भी फास्फोरस यूज हो रहा है, ठीक है, आपको पता है एटीपी भी फास्फोरस कंटेन कर रहा है। इसी तरह से हम कहते हैं डीएनए वगैरह जो है उसके अंदर भी, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, उनके अंदर भी फास्फोरस पाया जा रहा होता है, तो यहाँ पे इसका एक रोल आ गया। फिर आपके पास जो कोएंजाइम होते हैं जैसे कि एनएडीपी वगैरह, एनएडीपी हो गया, एएमपी हो गया, इनके अंदर भी फास्फोरस आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये तीन आपके सामने ऑलमोस्ट सिमिलर से है कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर फास्फोरस पाया जा रहा होता है, ठीक। उसके अलावा देखिएगा फास्फोरस कुछ एंजाइम्स वगैरह हैं जो कि फास्फोराइलेशन से एक्टिवेट होते हैं। तो सारी बात है फास्फोराइलेशन, फास्फोरस ऐड होगी तो फास्फोराइलेशन होगी ना, तो मैं लिख रहा हूँ फास्फोराइलेशन, या आप कहते हैं एंजाइम वगैरह को एक्टिवेट करने के लिए फास्फोरस रोल प्ले करती है। और आखिर में एक फंक्शन लिखा हुआ है फॉस्फेट बफर, ये हमारी बॉडी के अंदर बफर का काम भी करती है, यानी कि एसिडिटी को या पीएच को मेंटेन करने का काम भी करती है, ठीक होगी बात। तो बेसिकली चार तरह के फंक्शन है, एक बोन और टीथ, दूसरा काफी सारे केमिकल्स में कंपोनेंट है, तीसरा फॉस्फोराइलेशन और चौथा बफर का काम कर रही है। आमतौर पे एसक्यू में पूछते नहीं है इसके फंक्शंस। बहरहाल चूंकि एक मैक्रो एलिमेंट है तो थोड़ी बहुत इसकी इंपॉर्टेंस होती है, टॉप 5 इंपॉर्टेंट में तो ये नहीं है, ठीक होगी बात। उसके बाद इंटेक के बारे में मुख्तलिफ चीजों को डिस्कस करेंगे हम, वो क्या क्या चीजें जैसे डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को। कैल्शियम की डाइटरी रिक्वायरमेंट भी 800 मिलीग्राम पर डे होती है, इसकी रिक्वायरमेंट भी 800 मिलीग्राम पर डे है, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस की दोनों की रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कैल्शियम और फास्फोरस की कुछ कुछ चीजें सिमिलर हैं, ठीक होगी बात। फिर हम कहते हैं कैल्शियम और फास्फोरस का जो इंटेक है वो 1:1 में होना चाहिए, जितनी कैल्शियम उतनी ही फास्फोरस इंटेक करनी चाहिए। और आमतौर पर डाइट में ये दोनों इसी रेशो में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर मिल्क वगैरह, यानी जो बच्चों को जो इंटेक की जरूरत है, इन्फेंट्स को, उनको 2:1 की जरूरत है, यानी डबल कैल्शियम होना चाहिए। और ये मैं कैल्शियम फॉस्फेट रेशो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन्फेंट्स को ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है। ये बात कुछ बेसिक सी बातें थी इसके उसके डाइटरी रिक्वायरमेंट के बारे में। पर सोर्सेज इसके मिल्क में, सीरियल लीफ में, वेजिटेबल्स में, बहुत आसान सी बातें, बचपन से कहते हैं बेटे दूध पिया करो, कैल्शियम आएगा, तो कैल्शियम आएगा, फास्फोरस आएगा, क्योंकि ये बड़े सिमिलर से हैं, ठीक होगी बात। एब्जॉर्प्शन को देखते हैं। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हमने कहा था डिडनम में होती है, और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन जो है वो जेजुनम में हो रही है। मेनली कहां पे हो रही है जी? जेजुनम में। तो फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन हो रही है जेजुनम में। इसकी एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करने वाली चीजें भी उसी तरह की हैं। कैल्शियम में हमने कहा था एसिडिटी एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करती है, यहाँ भी एसिडिटी एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करती है। एल्कलाइन एनवायरनमेंट जो है वो एब्जॉर्प्शन को कम करता है, यहाँ भी कम करता है। वहां पे हमने कहा था फैटी एसिड और ऑक्सीडेट्स एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, यहाँ भी वही बात है, वो कम करते हैं। कैल्शियम में डिस्कस किया था हमने कि कैल्शियम फॉस्फेट रेशो जो है ये एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती है, वेरी सिमिलरली यहाँ भी ये रेशो इफेक्ट करती है। तो बहुत हद तक इसमें सिमिलैरिटीज मौजूद है, ठीक है जी। फिर आते हैं सीरम फॉस्फेट लेवल, ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो फॉस्फेट का जो सीरम के अंदर लेवल है वो 3 to 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है जी। कैल्शियम का कार्बन हमने 8 to 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पढ़ा था, यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 to 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फॉस्फोरस का सीरम लेवल है, प्लाज्मा लेवल है, ठीक होगी बात। तो ये कुछ कुछ चीजें होती है याद करने वाली। इंटेक ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। एब्जॉर्प्शन जेजुनम में हो रही है, एमसीक्यू आ सकता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, रेशियोज एमसीक्यू में आ सकती है, ठीक है। बाकी ये 1 kg 80% फंक्शन वगैरह ये आमतौर पे एमसीक्यू में आते नहीं है, बस एक नजर गो थ्रू कर लिया आपने तो अच्छी बात है। बाकी एक्सक्रीशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सक्रीशन हमारे पास फॉस्फेट की जो है वो यूरिन के थ्रू हो रही होती है, और तकरीबन 500 मिलीग्राम फॉस्फेट जो है वो डेली एक्सक्रीट हो रहा होता है, ठीक है। 800 मिलीग्राम इंटेक करते हैं हम, और 500 मिलीग्राम हम डेली जो है वो इसको पर डे जो है हम इसको एक्सक्रीट करेंगे। तकरीबन 300 मिलीग्राम जो बॉडी यूज कर लेती है कंपाउंड वगैरह को बनाने के लिए, ठीक होगी बात। तो ये इंटेक की मुख्तलिफ चीजें देख ली। फिर देखते हैं हम डेफिशिएंसीज को फास्फोरस की, ठीक होगी बात। पहले तो देखो जी, फास्फोरस हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में फॉस्फेट लेवल इंक्रीज होता है, और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में फॉस्फेट लेवल डिक्रीज होता है, ठीक है। ये कैल्शियम से ऑपोजिट बात हो गई। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में कैल्शियम कम होता है, जबकि फॉस्फेट इंक्रीज होगा, और हाइपर में इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक होगी बात। उसके बाद विटामिन डी डेफिशिएंसी वगैरह होगी तो उसके अंदर भी फॉस्फेट का लेवल कम होगा। इसी तरह रिनल रिकेट्स वगैरह होंगे, कोई भी फॉर्म ऑफ रिकेट्स होगी, उसके अंदर भी फॉस्फेट का लेवल डिक्रीज हुआ होगा। और डायबिटीज मेलाइटस के अंदर ऑर्गेनिक फॉस्फेट कम हो जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इंक्रीज कर जाता है। डायबिटीज, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर ब्लड के अंदर ऑर्गेनिक फॉस्फेट डिक्रीज कर रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा डायबिटीज मेलाइटस के अंदर फॉस्फेट के लेवल क्या फर्क पड़ रहा है, बस कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।